हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्योनिक जेस्ट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 14 विच इज़ स्मार्ट चार्ट्स। तो अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और जो नोटिफिकेशन आइकॉन है उस पर भी क्लिक करो। फर्स्ट टॉपिक इज़ हु इज़ माई फ्रेंड। तो इस पोएम को सबसे पहले रीड करते हैं और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आई हैव अ फ्रेंड विथ मी ऑलवेज इन द नाइट्स एंड थ्रू द डेज व्हेन आई रन ही रन्स विथ मी समटाइम्स आई लीड समटाइम्स ही When it's dark, he can't be seen. Do you know which friend I mean? I have a friend with me always, in the nights and through the days. तो मेरे पास एक फ्रेंड है जो हमेशा मेरे साथ रहता है। He stays with me in the nights and through the days. When I run, he runs with me. जब मैं दौड़ता हूँ तो वो मेरे साथ साथ दौड़ता है। Sometimes I lead, sometimes he. कभी कभार मैं आगे निकल जाता हूँ, कभी कभार वो। When it's dark, he can't be seen. और जब अंधेरा हो जाता है तो मैं उसे देख नहीं पाता, उसे देख नहीं सकते। Do you know which friend I mean? तो इस पोयम में वो कौन से फ्रेंड को रेफर कर रहा है तो ये वेरी कर सकता है। इट कैन बी अ सन, इट कैन बी माउंटेन्स और इट कैन बी फॉरेस्ट, ट्रीज। तो स्टूडेंट्स, जब आप कभी ट्रेन में ट्रैवल करोगे तो आप देखोगे जो भी ऑब्जेक्ट्स, ट्रीज हैं, बेंचेस हैं, जो आपके नज़दीक होते हैं, आपके सामने होते हैं, तो आप जब आगे की तरफ जा रहे होते हो ट्रेन के साथ साथ तो वो पेड़ पीछे की तरफ जाते हुए नज़र आते हैं। तो एक्चुअल में पेड़ उसी जगह पर होते हैं, बट चूंकि आप ट्रेन में इतना फास्ट ट्रैवल करते हो और जो पेड़ हैं वो आपके काफ़ी नज़दीक होते हैं तो उनको देख के ऐसा लगता है कि वो पीछे की दिशा में जा रहे हैं। ठीक उसी तरह से जब आप ट्रेन में ट्रैवल करते हो और जो ऑब्जेक्ट्स बहुत दूर में हैं, बहुत फार में हैं, जैसे माउंटेन्स हो गए और कुछ पेड़ हो गए जो काफ़ी दूर में हैं आपसे, लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, तो उनको देख करके ऐसा लगता है जैसे वो आपके साथ साथ ट्रैवल कर रहे हैं। तो बेसिकली इस फिनोमिना को आप ट्रैवलिंग के टाइम में ऑब्जर्व कर पाओगे। कभी बस में या ट्रेन में जब आप ट्रैवल करोगे तो देखना, जो भी चीज़ें होती हैं, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो आपके नज़दीक होते हैं या आपके सामने होते हैं, उनको देख के ऐसा लगता है जैसे कि वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो आप सामने की तरफ जा रहे हो, वो पीछे की तरफ जा रहे हैं। और जो ऑब्जेक्ट्स दूर में होते हैं जैसे माउंटेन्स, सन हो गया और फॉरेस्ट्स हो गए, तो उनको देख के आपको ऐसा लगेगा कि वो आपके साथ साथ ट्रैवल कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हो, वो भी आपके साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसका रीज़न क्या है वो हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए ये फिनोमिना है। तो बेसिकली उसी चीज़ की बात ये यहाँ पर कर रहा है। तो यहाँ पर ये कह रहा है समटाइम्स आई लीड समटाइम्स ही, कभी कभार मैं लीड करता हूँ, कभी कभार वो। तो ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहा है। बेसिकली यहाँ पर वो रेफ़र कर सकता है माउंटेन्स को या फिर सन को या फिर फॉरेस्ट्स को। तो बेसिकली डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को ये रेफ़र कर रहा है। और अगर आप ध्यान से देखोगे वो कह रहा है व्हेन इट्स डार्क ही कांट बी सीन, तो सन को हम रात में नहीं देख पाते और माउंटेन्स को भी हम रात में नहीं देख पाते बिकॉज अंधेरा रहता है। तो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबल आंसर क्या है, ये किसको अपना फ्रेंड रेफ़र कर रहा है यहाँ पर? तो यहाँ पर हम सन अज्यूम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स बेसिकली ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रहा है। दूर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपके साथ साथ ट्रैवल कर रहे हैं ऐसा लगता है। बेसिकली वो ट्रैवल नहीं करते, वो एक ही जगह पर रहते हैं, लेकिन फेनोमिना ऐसा है, ऐसा लगता है देख करके कि जब आप ट्रेन में चल रहे होते हो तो ऐसा लगता है वो भी आपके साथ साथ चल रहे हैं, कभी आप लीड कर रहे हो कभी वो। बट थ्रू आउट द डे पॉसिबल नहीं है। आप जब बहुत दूर चले जाते हो या उस एरिया को क्रॉस कर लेते हो तो फिर उन माउंटेन्स को देखना मुश्किल हो जाता है, वो काफ़ी पीछे छूट जाते हैं। तो सन ही एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबल करेक्ट है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन कुछ और है। यहाँ पर तो हम बस जिज्ञासा के लिए आंसर ढूंढ रहे थे, बट जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर कुछ इस तरह है। रीड द पोएम केयरफुली एंड आंसर दीज क्वेश्चंस। विच वर्ड कम्स मोस्ट ऑफन इन द पोएम? तो इस पोएम में कौन सा वर्ड है जो सबसे ज़्यादा बार आता है, विच कम्स मोस्ट ऑफन? तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जितने भी सारे वर्ड्स हैं, तो समटाइम्स ये एक वर्ड है, ही ये एक वर्ड है, लीड ये एक वर्ड है। वर्ड क्या होता है? बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स। तो यहाँ पर आप देखोगे एक वर्ड है ए, ये भी एक वर्ड है स्टूडेंट्स। ये एक ऐसा वर्ड है जहाँ पर एक ही लेटर है। तो वर्ड क्या होता है? जहाँ पर एक या एक से ज़्यादा लेटर्स हों। तो यहाँ पर ए ये एक वर्ड है। एक और वर्ड आपको बताता हूँ जहाँ पर एक ही लेटर होता है, वो है आई। तो ये भी एक वर्ड है।
तो हमें उस वर्ड का नाम यहाँ पर लिखना है जो सबसे ज़्यादा बार इस पोयम में आता है। तो बेसिकली यहाँ पर देख के ही हम पता कर सकते हैं, या तो आई होगा या ए या फिर द। तो ये सारे कॉमन वर्ड्स होते हैं। तो पहले द की काउंटिंग कर लेते हैं। तो अगर आप द देखोगे तो द यहाँ पर कितने बार आ रहा है, तो एक बार यहाँ द है। नेक्स्ट अगर हम द को देखें तो यहाँ पर है और कहीं पर है क्या, तो द सिर्फ 2 बार आ रहा है। और किसी दूसरे वर्ड्स को देखते हैं, ए को देखते हैं तो यहाँ पर ए एक बार आया है। और फिर तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। एक तो सारे वर्ड्स को आप पकड़ो और एक एक करके सारे वर्ड्स का काउंटिंग कर लो। दूसरा आप इंट्यूशन लगा करके थोड़ा देख सकते हो, आपको दिख जाएगा मोस्ट कॉमन वर्ड्स। आप एक बार आंख यहाँ पर लेके जाओ, आपको पता चल जाएगा मोस्ट कॉमन वर्ड्स क्या क्या हैं। तो वही मैं कर रहा हूँ। नेक्स्ट ही मुझे लग रहा है देख करके ही ज़्यादा बार आ रहा है, तो उसको हम लोग काउंट कर लेंगे कि ही कितने बार आ रहा है। तो ही अगर हम देखें तो यहाँ पर एक बार ही है, और यहाँ 2 बार, और यहाँ 3 बार। तो इसको अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 ही यहाँ पर 3 बार आया है। नेक्स्ट हम आई का काउंटिंग करें तो स्टूडेंट्स हम आई एज अ वर्ड यहाँ पर काउंट करेंगे। जैसे अगर कोई वर्ड है गिव, तो उसके अंदर भी आई आता है। गिव का स्पेलिंग होता है GIVE। उसको आप काउंट मत करना, आई एज अ वर्ड काउंट करना है। तो वो एक ऐसा वर्ड रहेगा जहाँ पर सिर्फ आई रहेगा, दैट्स इट। तो जैसे ये एक वर्ड है, यहाँ पर सिर्फ आई है, समटाइम्स को काउंट मत कर लेना कि इसके अंदर भी आई आता है सर, तो वो गलत हो जाएगा। तो सिर्फ वर्ड्स को काउंट करने हैं। तो आई यहाँ पर एक वर्ड है, चूंकि एक ही लेटर है बट ये एक वर्ड है अपने आप में, तो इन वर्ड्स को हमें काउंट करना है। तो क्या इसको काउंट करेंगे? तो स्टूडेंट्स ये 2 वर्ड्स को ज्वाइन करके लिखा गया है। अगर ये देखोगे तो ये क्या है, ये आई हैव है। आई हैव को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं हम लोग। तो आई हैव को आप ठीक से कैसे लिखते हो, आई हैव, तो एक्चुअल में ये किस तरह से लिखा रहता है, आई हैव अ फ्रेंड विथ मी ऑलवेज। तो बेसिकली ये 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है और शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिखा गया है। तो इस आई को भी हम काउंट करेंगे यहाँ पर। तो ये एक वर्ड हो गया आई। अब देखो और कोई आई वर्ड है यहाँ पर, तो ये एक आई है यहाँ पर, और यहाँ पर आई है। और डू यू नो विच फ्रेंड आई, तो यहाँ पर आई है। तो आई कितने बार आ गया, 4 बार। तो यहाँ पर आई का काउंट कितना हो गया, दैट इज 4। तो और भी वर्ड्स के साथ आप ट्राई कर सकते हो, बट अगर आप थोड़ा इंट्यूशन लगाओगे आपको पता चलेगा यही वर्ड्स हैं जो मोस्ट कॉमन है। तो इनमें से भी अगर आप देखोगे कौन सा वर्ड सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, तो दैट इज़ आई। तो इसका आंसर क्या होगा, विच वर्ड कम्स मोस्ट ऑफन इन द पोएम, आंसर इज आई। नेक्स्ट इज विच लेटर हैज़ बीन यूज्ड द मोस्ट, विच लेटर कम्स द लीस्ट। कौन सा लेटर है जो सबसे ज़्यादा बार यूज़ किया गया है, कौन सा लेटर है जो सबसे कम बार यूज़ किया गया है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए आप क्या करोगे, तो यहाँ पर आपको फिर से इंट्यूशन लगा करके आप देख सकते हो सारे लेटर्स को, कौन सा लेटर आपको लग रहा है सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। तो स्टूडेंट्स लेटर्स के केस में ये करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ए भी लग रहा है ऐसा कि ये सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, और अगर आप देखोगे आई तो ऐसा लग रहा है ये सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। फिर एम अगर आप देखोगे तो काफ़ी जगह पर हम एम देख पा रहे हैं। तो डायरेक्ट इंट्यूशन लगा करके ये देखना कि कौन सा लेटर सबसे ज़्यादा बार आ रहा है थोड़ा मुश्किल है। इसलिए इसके लिए हम एक चार्ट बनाएंगे इस तरह से। तो इस तरह का आप एक चार्ट बना लो स्टूडेंट्स। तो जितने भी सारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको आप लिख लो इस तरह से, ABCD अप टिल Z। तो उसके बाद आप क्या करो, एक एक करके आप काउंट करो। फॉर एग्जांपल A, तो उसके बाद आप ये जो पोयम है यहाँ से ले करके यहाँ तक, तो ये जो पोयम है इस पोयम में आप देखो लेटर A कितनी बार आ रहा है। अब यहाँ पर हम ये नहीं देखेंगे कि A वर्ड है या वर्ड के अंदर है, तो बेसिकली बस A होना चाहिए। जैसे ये यहाँ पर A है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर A को हम काउंट करेंगे। और अगर आप और देखोगे यहाँ पर तो आप इस A को काउंट कर सकते हो, यहाँ पर भी A है। तो इंडिविजुअल लेटर्स को आपको काउंट करना है, एक वर्ड में वो कितनी भी बार आए, जितनी बार आ रहे हैं हर बार आपको इंडिविजुअल उसको काउंट करना है। तो यहाँ पर कितने हो गए, तो यहाँ पर, और अगर इस स्टेटमेंट में हम देखें, इस लाइन में हम देखें तो A कहाँ पर है, तो यहाँ पर है A और यहाँ पर है। फिर ठीक उसी तरह से यहाँ पर अगर हम देखें तो A यहाँ पर एक बार भी नहीं है। अगर इस लाइन में देखो तो यहाँ पर A है और फिर यहाँ नहीं है। तो नेक्स्ट इस लाइन में देखते हैं तो यहाँ पर है A
यहाँ पर है और कहीं नहीं है। और इस लाइन में अगर हम देखें तो यहाँ पर है। एक बात और स्टूडेंट्स, जब मैं अभी काउंटिंग कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैंने आई हैव को शॉर्ट फॉर्म में ही लिया है, इसको ब्रेक नहीं किया है। तो शॉर्ट फॉर्म में ले करके ही हम काउंट करेंगे। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टाइम्स ए कितने बार आए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल नंबर ऑफ काउंट्स ए के हो गए 9। तो यहाँ पर ए में और यहाँ पर काउंट की वो जो लेटर है वो कितने बार आ रहा है, तो ए 9 बार आया, तो यहाँ पर आप 9 लिख लो। ठीक उसी तरह से बी सी डी ई, इनको भी देख लो आप पैसेज में कि वो कितनी बार आ रहे हैं, और फिर उनका जो कॉरेस्पॉन्डिंग काउंट्स है उसको आप इस चार्ट में लिख लो। ऐसा आप जेड तक करो। बहुत सारे लेटर्स ऐसे होंगे जो एक बार भी नहीं आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल जेड, जेड अगर आप पोएम में देखोगे तो जेड कहीं पर भी नहीं है, तो उसका काउंट क्या हो गया, 0। तो यहाँ पर आप 0 लिखोगे। तो नेक्स्ट यहाँ पर फिर इस चार्ट को बनाने के बाद इस क्वेश्चन के आंसर करेंगे। विच लेटर हैज़ बीन यूज द मोस्ट, कौन सा लेटर ऐसा है जो सबसे ज़्यादा बार यूज़ हुआ है। तो आप इस चार्ट में देखो कौन से लेटर का काउंट सबसे ज़्यादा है, तो आंसर इज ई। ई का काउंट यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, दैट इज 21। तो द लेटर ई हैज़ बीन यूज द मोस्ट, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ई। नेक्स्ट, विच लेटर कम्स द लीस्ट, कौन सा लेटर ऐसा है जो सबसे कम बार आ रहा है। तो चार्ट में देख लो कि कौन से लेटर का काउंट सबसे कम है। तो यहाँ पर आप देखो कुछ लेटर्स के काउंट 0 है और 0 ही सबसे कम है यहाँ पर। तो कौन कौन से हैं, यहाँ पर X 0 बार आया है, Z 0 बार आया है, और अगर आप देखोगे P Q ये सारे 0 हैं। तो स्टूडेंट्स ये ऐसे लेटर्स हैं जैसे J हो गया और फिर P Q हो गया, Z हो गया। तो ये ऐसे लेटर्स हैं जिनका काउंट 0 है, मतलब ये एक बार भी पोएम में नहीं आ रहे हैं। बट क्वेश्चन क्या ये है, क्वेश्चन में क्या है, विच लेटर कम्स द लीस्ट, मतलब कौन सा ऐसा लेटर है जो पोएम में तो है लेकिन सबसे कम बार आ रहा है। तो अगर आप इन लेटर्स को लेके चलोगे Z P Q, तो ये पोएम में है ही नहीं। तो अगर आप यहाँ पर इनको लिख दोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कौन से ऐसे लेटर्स हैं जो पोएम में है लेकिन सबसे कम बार आ रहे हैं। तो पोएम में है का मतलब क्या हुआ, कम से कम एक बार तो होना ही चाहिए, तभी आप उनको कंसिडर करोगे। तो लेकिन वो सबसे कम बार हो तो वो आपको देखना है, मतलब 0 हम नहीं ले सकते, कम से कम 1 होना चाहिए। तो आप देखो एक काउंट वाले हैं या नहीं, अगर है तो वही आपका आंसर होगा। अगर एक काउंट वाले नहीं है तो फिर देखो 2 या 3 काउंट वाले हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक काउंट वाले कितने हैं। तो यहाँ पर आप देखो V एक बार आ रहा है, बस एक बार आ रहा है। और यहाँ पर क्या है, K, ये एक बार आ रहा है। और अगर आप इधर देखोगे तो B, ये भी एक बार आ रहा है। तो B, K और V ये 3 ऐसे लेटर्स हैं जो सिर्फ एक बार आ रहे हैं इस पोएम में। आप काउंट करके चेक भी कर सकते हो। तो यहाँ पर विच लेटर कम्स द लीस्ट, दैट इज B, और यहाँ पर K और यहाँ पर V, ये 3 लेटर्स हैं जो सबसे कम बार आ रहे हैं। नेक्स्ट इज टेक अ पैराग्राफ यू लाइक फ्रॉम योर लैंग्वेज टेक्स्ट बुक, रीड केयरफुली एंड फाइंड आउट। तो अब आपको अपना लैंग्वेज टेक्स्ट बुक लेना है और वहाँ से कोई भी एक पैराग्राफ पिक करना है। रीड केयरफुली एंड देन फाइंड आउट विच वर्ड कम्स मोस्ट ऑफन, कौन सा ऐसा वर्ड है जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है उस पैराग्राफ में, उस वर्ड का नाम यहाँ पर लिखो। हाउ मेनी टाइम्स, और फिर वो वर्ड कितनी बार आ रहा है उसको काउंट करके यहाँ पर लिखो। विच वर्ड कम्स लीस्ट ऑफन, कौन सा ऐसा वर्ड है जो सबसे कम बार या सबसे कम बार आ रहा है। तो यहाँ पर आपको उन वर्ड्स को लेने हैं जो कम से कम एक बार भी आ रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि जो वर्ड्स हैं वो एक से ज़्यादा बार आ रहे हों, बट कम से कम एक बार होना चाहिए, तभी तो हम कहेंगे ना कि वो वर्ड पोएम में है। नेक्स्ट, द लेटर यूज्ड मोस्ट ऑफन इज, तो कौन सा लेटर है जो मोस्ट ऑफन वहाँ पर यूज़ हुआ है, सबसे ज़्यादा बार यूज़ हुआ है। द लेटर यूज्ड लीस्ट ऑफन इज, कौन सा लेटर ऐसा है जो सबसे कम बार यूज़ हुआ है, मतलब कम से कम एक बार भी होना चाहिए। तो उन लेटर्स को आप यहाँ पर लिख लो। नेक्स्ट इज फूड वी ईट, चिल्ड्रन वेर टॉकिंग अबाउट व्हाट थिंग्स दे ईट इन द मॉर्निंग, मेड ऑफ राइस, व्हीट, मेज, बार्ली एट्सेट्रा। तो स्टूडेंट्स जब हम ब्रेकफास्ट करते हैं तो हम अलग अलग चीज़ें खाते हैं, एंड दे आर मेड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स। सम आर मेड ऑफ राइस, सम आर मेड ऑफ व्हीट, कुछ मेज से बनते हैं, कुछ बार्ली से। जैसे ये कह रहा है आई ईट राइस एंड थिंग्स मेड फ्रॉम राइस, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं स्टूडेंट्स जो राइस से बनती है। फॉर एग्जाम्पल इडली, ये सारी चीज़ें। आई ईट चपातीस मेड फ्रॉम व्हीट, ये चपातीस खाता है सुबह विच इज़ मेड फ्रॉम व्हीट। बट आई ईट रोटीज मेड फ्रॉम मेज, तो ये सुबह
मॉर्निंग में रोटीज खाती है विच इज़ मेड फ्रॉम मेज। ये कहता है आई लाइक टू ड्रिंक सत्तू मेड ऑफ बार्ली, तो इसे सत्तू ड्रिंक करना अच्छा लगता है विच इज़ मेड ऑफ बार्ली। माई फेवरेट इज़ पॉरिज मेड फ्रॉम रागी, तो इसको पॉरिज पसंद है विच इज़ मेड फ्रॉम रागी। फाइंड आउट फ्रॉम योर क्लासमेट्स एंड फिल द टेबल, तो नेक्स्ट आपको इस टेबल को फिल करना है, फाइंडिंग इट आउट फ्रॉम योर क्लासमेट्स। जैसे मेन फूड राइस, व्हीट एंड नंबर ऑफ पर्सन्स हु ईट दैट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने कुछ मेन फूड्स लिखे हैं एंड द नंबर ऑफ पीपल हु ईट आइटम्स मेड फ्रॉम दोज थिंग्स। तो यहाँ पर आपको काउंट करके लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल मेन फूड अगर राइस है तो कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं आपके क्लास में हु ईट आइटम्स विच आर मेड फ्रॉम राइस इन द मॉर्निंग, सुबह वो खाते हैं। फॉर एग्जांपल 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ब्रेकफास्ट करते हैं, दे ईट थिंग्स मेड फ्रॉम राइस। नेक्स्ट इज व्हीट, तो फॉर एग्जांपल 8 लोग ऐसे हैं आपके क्लास में जो खाते हैं चीज़ें जो व्हीट से बनी होती है। नेक्स्ट इज मेज, तो आप काउंट करके इसको लिखना, ये आपका जो काउंटिंग रहेगा ये मुझसे अलग रहेगा। नेक्स्ट इज बार्ली। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप इस टेबल को फिल कर लो। नेक्स्ट फिर इस चार्ट को देख करके हम इन क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। लुक एट द टेबल एंड टेल मोस्ट चिल्ड्रन ईट फूड मेड फ्रॉम डैश। तो यहाँ पर आप बताओ मोस्ट चिल्ड्रन ईट फूड मेड फ्रॉम व्हाट, आंसर इज राइस। यहाँ पर आप देखो नंबर ऑफ पर्सन्स 10 है, 10 लोग ऐसे हैं हु ईट ब्रेकफास्ट, हु ईट आइटम्स विच आर मेड फ्रॉम राइस, तो आंसर इज मोस्ट चिल्ड्रन ईट फूड मेड फ्रॉम राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपेयर्ड टू चिल्ड्रन हु ईट राइस दोज हु ईट व्हीट आर, तो वो कह रहे हैं कंपेयर्ड टू चिल्ड्रन हु ईट राइस द चिल्ड्रन हु ईट व्हीट आर मोर लेस और इक्वल। तो जो चिल्ड्रन यहाँ पर राइस खाते हैं उनके कंपैरिजन में जो चिल्ड्रन व्हीट खाते हैं वो उनसे ज़्यादा हैं, कम हैं या इक्वल हैं। तो कंपेयर टू चिल्ड्रन हु ईट राइस दोज हु ईट व्हीट आर लेस, क्योंकि आप देखो द चिल्ड्रन हु ईट व्हीट कितने हैं 8 एंड द चिल्ड्रन हु ईट राइस कितने हैं 10। तो अगर इसके कंपैरिजन में हम देखेंगे तो द चिल्ड्रन हु ईट व्हीट आर लेस इन नंबर। सो कंपेयर टू चिल्ड्रन हु ईट राइस दोज हु ईट व्हीट आर लेस। अगर आप जो व्हीट खाते हैं उसको कंपेयर करोगे राइस खाने वालों से तो आपको पता चलेगा जो नंबर है व्हीट खाने वालों का वो कम है एज कंपेयर टू द नंबर जो राइस खाने वालों का है। नेक्स्ट इज कंपेयर टू दोज हु ईट व्हीट चिल्ड्रन ईटिंग रागी आर मोर और लेस। तो यहाँ पर वो पूछ रहे हैं अगर आप कंपेयर करोगे उन चिल्ड्रन को जो व्हीट खाते हैं और उन चिल्ड्रन को जो रागी खाते हैं, तो द चिल्ड्रन हु ईट रागी आर मोर और लेस एज कंपेयर टू द चिल्ड्रन हु ईट व्हीट। तो यहाँ पर रागी का काउंट देखो इट इज़ 3 और व्हीट का काउंट देखो इट इज़ 8, मतलब व्हीट ज़्यादा लोग खाते हैं, रागी कम लोग खाते हैं एज कंपेयर टू उन लोगों को जो व्हीट खाते हैं। तो आंसर इज द पीपल हु ईट रागी आर लेस एज कंपेयर टू द पीपल हु ईट व्हीट। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, आंसर इज लेस। तो स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओ। दोज हु ईट मेज आर मोर और लेस एज कंपेयर्ड टू दोज हु ईट रागी, इसका आंसर आप बताओ। तो इस क्वेश्चन का मतलब है जो लोग रागी खाते हैं उससे अगर हम कंपेयर करें तो जो लोग मेज खाते हैं वो उससे ज़्यादा हैं या उससे कम है, आंसर इज मोर। वाई? तो अगर आप देखो कितने लोग यहाँ पर मेज़ खा रहे हैं 7, कितने लोग यहाँ पर रागी खा रहे हैं 3। तो अगर आप रागी से कंपेयर करोगे तो यहाँ पर 3 लोग रागी खा रहे हैं और कितने लोग मेज़ खा रहे हैं 7, विच इज़ ऑब्वियसली ग्रेटर दैन 3। सो देयरफॉर दोज हु ईट मेज़ आर मोर एज कंपेयर्ड टू द पीपल हु ईट रागी। नेक्स्ट इज प्रिपेयरिंग फॉर द क्लास ड्रामा। All children of a class are getting ready for a drama. Some children are acting, some are busy collecting the dresses, some are bringing tables and chairs to make the sets. तो students यहाँ पर एक ड्रामा क्लास है and all of the children are getting ready for it. कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एक्टिंग कर रहे हैं, कुछ हैं जो ड्रेसेस कलेक्ट कर रहे हैं और कुछ ऐसे हैं who are bringing tables and chairs to make the sets. तो students मुझे भी याद है
जब मैं अपने स्कूल में था और क्लास 4-5 में था, उस टाइम पे हमारे स्कूल में भी इस तरह के प्लेस होते थे। तो हमें कई बार टेबल्स और चेयर्स एक जगह से उठा करके दूसरे जगह पर ले जाना होता था और ड्रामा के जो सेट्स हैं उनको तैयार करना होता था। तो बेसिकली हम हेल्प करते थे उन सेट्स को तैयार करने में। तो ये शायद आप भी करते होंगे अपने स्कूल में। तो इसी एक्टिविटी को ये यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर एक चार्ट है, द ड्रामा चार्ट। दिस शोज 3 चिल्ड्रन। तो ये क्या है? ये एक ट्रायंगल है, ग्रीन ट्रायंगल। और ये जो ट्रायंगल है इट शोज 3 चिल्ड्रन। मतलब एक ऐसा ट्रायंगल का मतलब होगा वहाँ पर 3 चिल्ड्रंस हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटिंग 3 चिल्ड्रन। तो अगर आप इस चार्ट को देखोगे तो इस साइड में क्या लिखा गया है, जो स्टूडेंट्स क्या क्या काम कर रहे हैं। जैसे ये स्टूडेंट्स हैं, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हु आर एक्टिंग, these are the group of students who are collecting dresses, these are the group of students who are playing music, and these group of students are making the sets। और यहाँ पर number of children है जो यहाँ से हम पता करेंगे। तो number of children कैसे पता करेंगे, वो ऐसे आप देखोगे। तो सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल आप इस चार्ट को रीड कैसे करोगे, तो देखो यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, एक्टिंग। तो सबसे पहले इस लाइन में आप एक्टिंग देखोगे, मतलब यहाँ पर एक्टिंग है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं जो एक्टिंग कर रहे हैं, तो एक ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ, 3। तो यहाँ पर 3 + 3 6 + 3 9। तो अगर आप देखोगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन यहाँ पर, तो यहाँ से आप देख सकते हो। तो टोटल अगर आप देखोगे कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन है वो आर एक्टिंग, दैट इज 3 + 3 6 + 3 9। तो बेस्ड ऑन दिस चार्ट लेट अस आंसर अ फ्यू क्वेश्चंस। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर एक्टिंग इन द ड्रामा? आंसर इज 9। अभी अभी हमने कैलकुलेट किया, तो आप लिखोगे 9 चिल्ड्रन। नेक्स्ट, विच आर मोर, चिल्ड्रन मेकिंग द सेट्स और दोज एक्टिंग? तो यहाँ पर वो पूछ रहे हैं कौन है जो नंबर में यहाँ पर ज़्यादा है, द चिल्ड्रन हु आर मेकिंग द सेट्स और द चिल्ड्रन हु आर एक्टिंग। तो फर्स्ट लेट अस फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु आर मेकिंग द सेट्स। तो यहाँ पर ये वो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है हु आर मेकिंग द सेट्स। तो कितने हो गए, तो यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है 3। तो व्हाट इज, सॉरी इट शुड बी 3। तो व्हाट इज 3 + 3, दैट इज 6। तो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु आर making the sets, that is equal to 6, and total number of children who are acting is 9. So which is more, the children who are making the sets or the children who are acting? Answer is the children who are acting. The number of children who are acting is 9, which is greater than the number of children who are making the sets. So आप यहाँ पर टिक कर दो those who are acting. Next, what is being done by most of the children? तो क्वेश्चन इज मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, प्लेइंग म्यूजिक कर रहे हैं, कलेक्टिंग ड्रेसेस और एक्टिंग। तो इसके लिए हम सारे का यहाँ पर टोटल काउंट कर लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर एक्टिंग क्या है, हम काउंट कर चुके हैं, दैट इज 9। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर मेकिंग द सेट्स वो है 6। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर कलेक्टिंग ड्रेसेस, तो इसको काउंट कर लेते हैं। यहाँ पर 3 + 3 विच इज 6। एंड व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर प्लेइंग म्यूजिक, 3 + 3 6 + 3 9 + 3 12। तो here there are 12 children who are playing music। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं यहाँ पर, दे आर प्लेइंग म्यूजिक, दैट इज 12। तो यहाँ पर आंसर होगा प्लेइंग म्यूजिक। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर कलेक्टिंग ड्रेसेस, कितने ऐसे चिल्ड्रन हैं हु आर कलेक्टिंग ड्रेसेस? जस्ट काउंट द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हियर हु आर कलेक्टिंग ड्रेसेस, आंसर इज 6। नेक्स्ट इज हुज हेड इज बिगर, कट लॉन्ग पेपर स्ट्रिप्स फ्रॉम वेस्ट पेपर। तो आपको वेस्ट पेपर कलेक्ट करना है, वहाँ से लॉन्ग स्ट्रिप्स कट करनी है कुछ इस तरह से। द स्ट्रिप शुड बी लॉन्ग इनफ सो दैट इट विल कवर द हेड ऑफ द चिल्ड्रन। गिव 1 strip to each of your friends. Now put the paper strip around your head and tear off the extra strip. तो आपको वो जो स्ट्रिप है अपने हेड के अराउंड पुट करना है और जो एक्स्ट्रा स्ट्रिप है उसको कट करना है। ये आपको अपने फ्रेंड्स के साथ करना है। ऑन अ बिग शीट पेस्ट दीज पेपर स्ट्रिप्स अलॉन्ग अ लाइन। उसके बाद आप एक बड़े शीट ऑफ पेपर लो कुछ इस तरह से, और वो जो स्ट्रिप्स हैं इस तरह से आप पेस्ट कर दो। नेक्स्ट इज सम चिल्ड्रन हैड पेस्टेड देयर स्ट्रिप्स एंड मेड अ चार्ट लाइक दिस। पेस्ट करने के बाद आपको कुछ इस तरह का चार्ट मिलेगा। योर चार्ट शुड ऑल्सो लुक लाइक दिस। आपका जो चार्ट है वो भी ठीक इसी तरह दिखना चाहिए। आपको पेस्ट एकदम स्टार्टिंग पॉइंट सेम होना चाहिए जहाँ पर आप सारे स्ट्रिप्स को पेस्ट कर रहे हो, और फिर जो भी स्ट्रिप्स हैं उनके नाम आप लिख सकते हो। जैसे मधु का ये स्ट्रिप है, रोहित का ये स्ट्रिप है, रमेश का ये स्ट्रिप है, उनके नाम आप स्ट्रिप्स पर लिख दो। यूज़ अ स्केल एंड फाइंड आउट फ्रॉम योर चार्ट
द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट स्ट्रिप इज डैश सेंटीमीटर, सो डैश हैज़ द बिगेस्ट हेड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको यूजिंग अ रूलर फाइंड आउट करना है द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट स्ट्रिप। तो लॉन्गेस्ट स्ट्रिप कौन सा होगा जिसकी लेंथ सबसे ज़्यादा होगी। अगर हम इस वाले फोटो में देखें तो यहाँ पर जो लॉन्गेस्ट स्ट्रिप है वो क्या है, मधु का है। तो इसको आप यूजिंग अ स्केल मेजर कर लो, वो कितना सेंटीमीटर आ रहा है यहाँ पर लिख लो और उसका नाम लिख लो यहाँ पर। सो डैश हैज़ द बिगेस्ट हेड। तो ये आप अपने फ्रेंड्स के साथ करोगे तो आपका जो स्ट्रिप्स का यहाँ पर लेंथ आएगा वो अलग अलग रहेगा, आपके फ्रेंड्स के नाम भी अलग अलग हो सकते हैं। ये बस एक एग्जाम्पल के लिए उन्होंने यहाँ पर दिखाया है। द स्मॉलेस्ट स्ट्रिप इज डैश सेंटीमीटर लॉन्ग, इट बिलोंग्स टू डैश। तो उसके बाद आप स्मॉलेस्ट स्ट्रिप का लेंथ फाइंड आउट कर लो कितने सेंटीमीटर हो रहे हैं और वो स्ट्रिप किसका है उसका नाम आप यहाँ पर लिख लो। जैसे अगर इस वाले एग्जाम्पल में देखें तो आप बताओ स्टूडेंट्स जो स्मॉलेस्ट स्ट्रिप है वो किसका है। तो अगर आप देखोगे स्मॉलेस्ट स्ट्रिप यहाँ पर रोहित का है, सबसे छोटा लेंथ में यहीं पर रोहित का ही स्ट्रिप हमें दिख रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर आंसर होगा रोहित, बट आपके केस में आंसर अलग हो सकता है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये था पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 14। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चपाती चार्ट एंड रिमेनिंग पोर्शन इन पार्ट 3। तब तक के लिए जितने भी सारे एक्टिविटीज़ हैं उनको आप कंप्लीट करो। मिलते हैं पार्ट 3 में, तब तक के लिए बहुत खुश रहो एंड थैंक यू।